Hello everybody. Now, from today onward we'll start आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। हमने नेचुरल रेडियो एक्टिविटी समझ ली। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी वह है जिसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, अपने आप ईश्वर कर रहा है, वो चल रही है। मगर आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी इट्स समथिंग विच वी कैरी आउट। We call it induced radioactivity or artificial radioactivity. It's a very interesting concept to learn और इसलिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है because it's a hot topic. Artificial or induced radioactivity. It's something by which we carry out explosions. हिरोशिमा और नागासाकी पर जो एटम बॉम्ब एक्सप्लोड करा गया था in the month of August 1945, that was an example of artificial or induced radioactivity. The nuclear test which we carried in the year 1974 and in the year 1998 were the example of artificial or induced radioactivity. खास बात, जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, उनमें जो रिएक्शन करवाई जाती है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल और इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी। नाउ बिल्कुल साफ है, ड्यूरिंग दिस रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड। बहुत छोटे से समय में ढेर सारी एनर्जी लिबरेट होती है और एनर्जी लिबरेट होने के लिए जो द सोर्स ऑफ दैट एनर्जी इज द डिस्ट्रक्शन इन मास। हम न्यूक्लियाई के साथ कोई रिएक्शन करवाते हैं और उस रिएक्शन के दौरान न्यूक्लियाई का मास डिस्ट्रॉय होता है एंड व्हेन दैट मास गेट डिस्ट्रॉयड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी अकॉर्डिंग टू और बाय दैट आइंस्टाइन इक्वेशन, आइंस्टाइन एनर्जी मास रिलेशनशिप, एनर्जी मास इक्विवेलेंस। उस हिसाब से वह एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और ढेर सारी एनर्जी रिलीज होती है। ये जो ढेर सारी एनर्जी रिलीज हो रही है, इसके दो तरह के एप्लीकेशन हो सकते हैं। वी मे अप्लाई दिस एनर्जी लिबरेटेड इन टू मेथड्स, आइदर फॉर डिस्ट्रक्शन पर्पस और फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पस। यह जो न्यूक्लियाई से निकलने वाली ढेर सारी एनर्जी है, चाहे तो हम इसे एटम बम बनाने के लिए, हाइड्रोजन बम बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब्स। और दूसरा एक और बात है, इस न्यूक्लियाई से निकलने वाली एनर्जी को हम कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए, उपयोगिता के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इससे न्यूक्लियर पावर प्लांट बना सकते हैं, वहां न्यूक्लियर रिएक्टर्स में न्यूक्लियर रिएक्शन कराई जाएगी, उससे एनर्जी ऑब्टेन करके उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करा जाएगा एंड दैट वुड बी यूज्ड फॉर द मैनकाइंड। डेफिनेटली दिस न्यूक्लियर एनर्जी इज वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी और आज के समय मैक्सिमम रिसर्च इसी पर हो रही है और मैक्सिमम कंट्रोल्स भी इसी पर लगे हुए हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानियां मैं इसके बाद में जरूर बताऊंगा, पर पहले इस कंसेप्ट को, फंडामेंटल को हम बता देते हैं कि कैसे करा जाता है। जैसे हमने एक स्टेबिलिटी बेल्ट बनाई थी, इस तरह की एक स्टेबिलिटी बेल्ट हमने बनाई थी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के वर्सेस इस तरह की एक बेल्ट बनी थी
और इस बेल्ट के अंदर जो भी कोई न्यूक्लियाई है वह स्टेबल न्यूक्लियाई है। इस स्टेबल न्यूक्लियाई के अंदर कोई छेड़छाड़ की जाए, इस स्टेबल न्यूक्लियाई के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल बम्बार्ड कर दिया जाए, किसी तरह से कोई फॉरेन पार्टिकल इसके अंदर पहुंचा दिया जाए और इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के रेशो को बिगाड़ दिया जाए, डिस्टर्ब कर दिया जाए, इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को डिस्टर्ब करके इस न्यूक्लियाई को हम स्टेबिलिटी बेल्ट से बाहर ले आए। किसी तरह से न्यूक्लियाई स्टेबिलिटी बेल्ट के अंदर है, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशो थॉरोली जस्टिफाइड है, उसमें किसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं चल रही है। मगर आपने क्या करा, फॉरेन पार्टिकल एक उस पर हिट कर दिया और वह फॉरेन पार्टिकल उसके न्यूक्लियाई के अंदर तक चला गया और न्यूक्लियाई के अंदर तक जाकर उसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के रेशो को चेंज कर दिया और वह न्यूट्रॉन प्रोटॉन के रेशो को इस तरह से चेंज कर दिया कि वह स्टेबिलिटी बेल्ट के बाहर आ गया। और अब जब यह न्यूक्लियाई स्टेबिलिटी बेल्ट के बाहर आ गया है, इसका मतलब यह न्यूक्लियाई अनस्टेबल हो गया है। यह अनस्टेबल न्यूक्लियाई दोबारा स्टेबल होने की कोशिश करेगा और स्टेबल होने के लिए अब यह पार्टिकल्स एमिट करने लगेगा, रेस एमिट करने लगेगा, रेडिएशन एमिट करने लगेगा और यह तब तक रेस और रेडिएशन एमिट करेगा जब तक यह स्टेबिलिटी बेल्ट के अंदर नहीं दोबारा एंटर कर जाता है। इस तरह यह जो न्यूक्लियाई है यह रेडियो एक्टिविटी शो करने लगेगा। दिस रेडियो एक्टिविटी वी कॉल इट आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी और इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी। यह उस न्यूक्लियाई के अंदर नेचुरली नहीं थी, ये तो आपने इंड्यूस कर दी, ये तो आपके उसको छेड़छाड़ करने से होने लगी। सच रेडियो एक्टिविटी इज टर्म्ड एज आर्टिफिशियल और इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी। मैं इसी समय एक एग्जांपल बताता हूं, एग्जांपल से समझाता हूं। O16, ऑक्सीजन 16, दिस इज अ स्टेबल आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। यह ऑक्सीजन का एक स्टेबल आइसोटोप है। यह इनफाइनाइट टाइम तक ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इसमें किसी भी तरह की कोई न्यूक्लियर एक्टिविटी नहीं हो रही है। यह स्टेबिलिटी बेल्ट के अंदर आता है, यह स्टेबिलिटी बेल्ट के अंदर है। इस स्टेबल ऑक्सीजन न्यूक्लियाई के अंदर हम एक छेड़छाड़ करते हैं, डिस्टर्बेंस करते हैं। हम क्या करते हैं, एक ड्यूट्रॉन, एक फास्ट मूविंग ड्यूट्रॉन, इस पर हम बम्बार्ड करते हैं। इस न्यूक्लियाई के अंदर हम एक फास्ट मूविंग ड्यूटेरियम बम्बार्ड करते हैं। बहुत तेजी से फायर करा हुआ ड्यूटेरियम इतनी तेजी से फायर करा हुआ है कि यह ऑक्सीजन के अंदर पेनिट्रेट कर गया और ऑक्सीजन के न्यूक्लियाई तक पहुंच गया और न्यूक्लियाई तक पहुंचकर न्यूक्लियाई को पेनिट्रेट कर गया और यह न्यूक्लियाई को पेनिट्रेट करके उसके अंदर एम्बेडेड हो जाता है, उसके अंदर समा जाता है। और अब जो नया न्यूक्लियाई बनता है, 8 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन को मिला के अब 9 प्रोटॉन हो जाएंगे और 9 प्रोटॉन वाला जो न्यूक्लियाई दैट इज फ्लोरीन, और इस फ्लोरीन के अंदर मास नंबर 18। इस तरह से यह एक फ्लोरीन का आइसोटोप बन गया। नाउ
ऑब्जर्व, यह जो फ्लोरीन का आइसोटोप बना है F18, हम अच्छी तरह से जानते हैं फ्लोरीन का स्टेबल आइसोटोप होता है F19. स्टेबल इज F19. दिस इज स्टेबल आइसोटोप. F19 और F20 यह फ्लोरीन के स्टेबल आइसोटोप है एंड F20 भी स्टेबल आइसोटोप है. यह जो फ्लोरीन का आइसोटोप है यह अनस्टेबल आइसोटोप होगा. इसे हमने इस बात से समझ लिया कि हमको जानकारी है F19, F20 यह फ्लोरीन के स्टेबल आइसोटोप है और इसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या कम है और न्यूट्रॉन्स की संख्या कम हो जाने से यह फ्लोरीन का अनस्टेबल आइसोटोप है. सिंस न्यूट्रॉन्स आर लेस, यह रेडियो एक्टिव है. यह रेडियो एक्टिव आइसोटोप है. दिस इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ फ्लोरीन. यह फ्लोरीन अब रेडियो एक्टिविटी दिखाएगा. यह स्टेबिलिटी बेल्ट के बाहर है. यह स्टेबिलिटी बेल्ट के बाहर है. ये किसी तरह से स्टेबिलिटी बेल्ट के अंदर आने की कोशिश करेगा. अब यह कैसे स्टेबिलिटी बेल्ट के अंदर आएगा? यह फ्लोरीन सबसे पहले एक अल्फा पार्टिकल एमिट कर देगा. एक अल्फा पार्टिकल एमिट कर देगा और अल्फा पार्टिकल एमिट करके यह कन्वर्ट हो जाएगा N14 में और इसके साथ साथ में यह एक गामा रेडिएशन एमिट करेगा. इस तरह से इसने यह रेडियो एक्टिविटी दिखाई. नाउ दिस इज टर्म्ड एज आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी. इसी फिनोमेना को हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं. नाउ दिस स्टेबल आइसोटोप इस तरह से फाइनली एक स्टेबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया. इसे हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं. देखिए, ऑक्सीजन अपने आप में स्टेबल था, आपने इसके साथ छेड़छाड़ करी, एक न्यूट्रॉन इसके अंदर पेनिट्रेट करा दिया और इसको अनस्टेबल बना दिया. फिर ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई फर्दर अपने आप रेडिएशन एमिट करने लगा, मगर ये रेडिएशन तभी एमिट करा जब ड्यूटेरियम वहां हिट करा. दिस इज टर्म्ड एज आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी और इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी. हम इस रिएक्शन को ओवरऑल कुछ इस तरह से लिख सकते हैं. SF-O16 when bombarded with deuterium gives you nitrogen along with alpha particle and gamma radiation. हम इस तरह से आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी को, इस रिएक्शन को लिख सकते हैं. नाउ इस तरह की आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका इस्तेमाल करते हैं, वहां मैं समझाता हूं. इसे हम पेरेंट न्यूक्लियाई कहेंगे और इसे हम बॉम्बार्डेड न्यूक्लियाई कहेंगे. और इस तरीके से हम नोटेशन रखते हैं, बीच में ब्रैकेट और इसके इधर कॉमा. इस ब्रैकेट के इस तरफ जो पेरेंट न्यूक्लियस जिस पर ड्यूटेरियम हिट करा जा रहा है, यह लिख दिया जाता है O816. इट्स बॉम्बार्डेड विथ ड्यूटेरियम. जिसे हम बॉम्बार्ड कर रहे हैं उसे कॉमा के पहले ब्रैकेट के अंदर छोटा पार्टिकल हिट करा जा रहा है इस तरह से, और कॉमा के बाद जो छोटा पार्टिकल रेडिएट हो रहा है, अल्फा बीटा गामा, जिस तरह का भी पार्टिकल रेडिएट हो रहा है वह इधर लिख दिया जाएगा. गामा तो एनर्जेटिक रेडिएशन है,
अल्फा पार्टिकल जो एमिट हो रहा है वह इधर लिखा जाता है और डॉटर न्यूक्लियस जो फाइनली बन रहा है वह इधर। इस तरीके से जनरली इस रिएक्शन को लिखा जाता है। O16 पेरेंट न्यूक्लियस इधर, इस पर बम्बार्ड करा जाने वाला छोटा सा पार्टिकल इधर, देयर आफ्टर ब्रैकेट के बाद जो न्यूक्लियस बन रहा है वह इधर लिखा जाता है और अल्फा पार्टिकल जो निकल रहा है वह इधर लिखा जाता है। दिस इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। अब इसी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के बारे में हमें कई सारी बातें समझना है, एक एक करके मैं समझाता हूं। सबसे पहले आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी इंड्यूस करने के लिए किस तरह के पार्टिकल्स की आवश्यकता होती है और कैसे पार्टिकल्स की आवश्यकता होती है, यह बात मैं समझाऊंगा। पहले इसे नोट कर लीजिए। द फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी इज हाउ वी कैन इंड्यूस और इनिशिएट दिस आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी को इंड्यूस करने के लिए या इनिशिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हमें किसी फॉरेन पार्टिकल को न्यूक्लियस पर हिट करना होगा। हमें किसी फॉरेन पार्टिकल को न्यूक्लियस पर हिट करना होगा, तभी हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी को इनिशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि किस तरह के फॉरेन पार्टिकल न्यूक्लियस पर हिट करे जाने चाहिए जिससे कि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी इनिशिएट हो जाए। आर्टिफिशियल और इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी कैन बी इनिशिएटेड बाय, इन्हें इनिशिएट करने के लिए हमें जिन पार्टिकल्स की आवश्यकता होती है मैं वह लिखता हूं। आर्टिफिशियल और इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी कैन बी इनिशिएटेड बाय स्लो न्यूट्रॉन, or it can be initiated by fast proton proton is generally denoted by H or P. Proton is generally denoted by H or P. Hydrogen, it can be initiated by fast deuteron. Deuteron is isotope of hydrogen having mass of 2 AMU and charge of 1 proton. It can be initiated by fast alpha particle, और अल्फा is +2 और 4। हम इन पार्टिकल से आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी को इनिशिएट कर सकते हैं। इट कैन बी इनिशिएटेड बाय स्लो न्यूट्रॉन और इट शुड बी इनिशिएटेड बाय फास्ट प्रोटॉन, फास्ट न्यूट्रॉन और फास्ट अल्फा पार्टिकल। इधर मैं एक नोट जरूर लिखवाना चाहूंगा। Artificial radioactivity can never be initiated by beta particle or cathode rays. It can never be initiated by beta rays or cathode rays. जरा सोचिए मैंने यह बात क्यों कही है। यदि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी बीटा रेस या कैथोड रेस से इनिशिएट हो सकती होती तो शायद हर घर में जो ट्यूबलाइट जलती है ना या CFL होती है, इनमें कैथोड रेस होती है। जो हमारे घरों में
बड़े बड़े पहले डब्बे नुमा टेलीविजन होते थे, जो सीआरटी मॉनिटर होते हैं, कंप्यूटर के बड़े बड़े बॉक्स टाइप शेप के जो मॉनिटर होते थे, ऑल दोस कंटेन्स कैथोड रे ट्यूब। उन सभी में कैथोड रेस होती है, उन सभी में इलेक्ट्रॉन रेस होती है, इलेक्ट्रॉन बीम होती है, एंड दे आर आइडेंटिकल टू बीटा रेस। जस्ट इमेजिन, यदि बीटा रेस के द्वारा, यदि कैथोड रेस के द्वारा रेडियो एक्टिविटी इनिशिएट हो सकता होता, तो वहां पर रेडियो एक्टिविटी चालू हो चुका होता। हर टेलीविजन अपने आप में एक एटम बम होता, हर कंप्यूटर मॉनिटर एक एटम बम होता, हर ट्यूबलाइट, हर सीएफएल एक एटम बम होता, एक न्यूक्लियर बम होता। पर ऐसा कभी नहीं होता है। बीटा रेस या कैथोड रेस कभी भी रेडियो एक्टिविटी को इनिशिएट नहीं कर सकती। इलेक्ट्रॉन बीम कभी भी बीटा रेस की जो बीम है या कैथोड रे बीम कैन नेवर इनिशिएट रेडियो एक्टिविटी। यह एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें यह बात दिमाग में जरूर नोट कर लेना चाहिए। अब एक अगली बात दिमाग में आती है, जब हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो हमने स्लो न्यूट्रॉन कहा, मगर जब हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो हमने यहां पर लिख दिया फास्ट प्रोटॉन, फास्ट न्यूट्रॉन, फास्ट अल्फा पार्टिकल। ऐसा क्यों? इट्स बिकॉज ऑफ द कूलम्बिक बैरियर। देखिए, आप इस बात को समझिए, हम रेडियो एक्टिविटी को कैसे इनिशिएट कर पाएंगे? इधर रेडियो एक्टिविटी कैसे इनिशिएट हुई? जब एक ऑक्सीजन न्यूक्लियई में एक ड्यूटेरियम पेनिट्रेट कर गया। एक ऑक्सीजन न्यूक्लियई, जरा सोचिए, यह एक ऑक्सीजन न्यूक्लियई है, इसमें 8 प्रोटॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोटॉन है, और इन 8 प्रोटॉन के साथ में 8 ही न्यूट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से इसमें 8 न्यूट्रॉन है। इस पर ओवरऑल 8 पॉजिटिव चार्ज है। इस पर जो चार्ज है दैट इज इक्वल टू +8e। यह एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, यह एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। अब मैं इस चार्ज को कैपिटल Q से डिनोट करता हूं। अब यह आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी शो करेगा, यह अनस्टेबल हो जाएगा जब इसमें एक ड्यूटेरियम इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाए। हम चाहते हैं यदि यह रेडियो एक्टिविटी तब इनिशिएट करेगा जब इसके अंदर एक ड्यूटेरियम पेनिट्रेट कर जाएगा, मगर ड्यूटेरियम के पास भी, यह जो ड्यूटेरियम है, इस ड्यूटेरियम के पास भी एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, इसके पास भी चार्ज है +e। जब यह ड्यूटेरियम इस ऑक्सीजन के अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा, जब यह दूर से आएगा, तो यह दोनों पॉजिटिव चार्ज को हम करीब लाना चाहते हैं। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स होगा। अगेंस्ट दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स हमें इस ड्यूटेरियम को इस ऑक्सीजन न्यूक्लियई तक पहुंचाना है और इसके अंदर पेनिट्रेट करवाना है। वी जनरली डिफाइन अ टर्म कॉल्ड कूलम्बिक बैरियर। कूलम्बिक बैरियर मैं डिफाइन करता हूं। हमें कूलम्बिक फोर्स के अगेंस्ट इसे इसके पास पहुंचाना है, और ऐसा तभी होएगा जब यह फास्ट वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा हो। फास्ट वेलोसिटी के साथ में प्रोजेक्ट करा हुआ ड्यूटेरियम ही इस न्यूक्लियई तक पहुंच पाएगा और इस न्यूक्लियई के अंदर पेनिट्रेट कर पाएगा। यदि यह स्लो ड्यूटेरियम हुआ तो यह
कूलम्बिक रिपल्सिव फोर्स की वजह से इसके करीब ही नहीं पहुंच पाएगा, दूर से ही वापस लौट जाएगा। इसलिए आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी इनिशिएट करने के लिए, इंड्यूस करने के लिए, यदि हम प्रोटॉन, ड्यूटेरियम या अल्फा पार्टिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का यदि हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्हें फास्ट होना होगा। यदि न केवल फास्ट, उनके पास एक मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए, एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए। मिनिमम वेलोसिटी और मिनिमम एनर्जी वाला पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ही न्यूक्लियस के करीब तक पहुंच पाएगा, जबकि न्यूट्रॉन के पास में कोई चार्ज नहीं है। यदि इसी रेडियो एक्टिविटी को हम न्यूट्रॉन के द्वारा इनिशिएट करने की कोशिश करते, तो न्यूट्रॉन के पास किसी तरह का कोई चार्ज है ही नहीं, कोई रिपल्सिव फोर्स उसको मिलेगा नहीं। यह न्यूट्रॉन अपने आप धीमा भी होगा, स्लो भी होगा, तो धीरे धीरे न्यूक्लियस के करीब जाएगा, न्यूक्लियस से टच करेगा, न्यूक्लियस के अंदर समा जाएगा। तो न्यूट्रॉन स्लो भी चल सकता है, क्योंकि न्यूट्रॉन को किसी भी तरह का कोई कूलम्बिक रिपल्शन नहीं मिल रहा है, कोई कूलम्बिक फोर्स नहीं मिल रहा है, इसलिए न्यूट्रॉन स्लो भी हो सकता है। अब एक और बात हम बताते हैं, हमने न्यूक्लियर फोर्सेस की बात करी थी और कहा था कि न्यूक्लियर फोर्सेस बहुत ज्यादा होती है, मगर यह न्यूक्लियर फोर्सेस का तब तक कोई रोल नहीं है जब तक कि यह पार्टिकल न्यूक्लियस से बाहर है। यह दोनों पार्टिकल जब तक इनकी दूरी 1 फर्मी से अधिक है, 10⁻⁻15 मीटर से अधिक है, तब तक न्यूक्लियर फोर्स तो दिखेंगी ही नहीं, तब तक वहां पर सिर्फ दिखना है कूलम्बिक फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स कब दिखने लगेगी? यदि यह पार्टिकल फास्ट वेलोसिटी से ट्रेवल करते हुए किसी तरह से सिर्फ न्यूक्लियस से आकर टच हो जाए। जैसे ही यह न्यूक्लियस से आकर टच होंगे तो इनकी दूरी न्यूक्लियस से 1 फर्मी के रेंज में आ जाएगी, और वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स काफी कम हो जाएगी, वैसे ही न्यूक्लियर फोर्सेस डोमिनेट करने लगेगी, अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्सेस डोमिनेट करने लगेगी। तो यह ड्यूटेरियम यदि एक बार न्यूक्लियस आके इस तरह से टच हो गया तो उसके बाद इसको यह न्यूक्लियस अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस से अंदर खींच लेगा। सिर्फ टच करवाने की आवश्यकता है। जैसे ये टच हुआ तो न्यूक्लियस ने न्यूक्लियर फोर्सेस इसको अपने आप अंदर खींच दिया, फिर कूलम्बिक फोर्स खत्म, रिपल्सिव फोर्सेस खत्म, फिर तो न्यूक्लियर फोर्सेस डोमिनेट करने लगी। हम कहते हैं हमें इन फॉरेन पार्टिकल को सिर्फ इस ऑक्सीजन न्यूक्लियस है, जिस भी हम न्यूक्लियस के पास हिट कर रहे हैं उसके सरफेस तक उसको सिर्फ टच करवाने की आवश्यकता है। इसी वजह से प्रोटॉन, ड्यूटेरियम और अल्फा पार्टिकल फास्ट होने चाहिए, जबकि न्यूट्रॉन तो स्लो भी चल सकते हैं। अब लुकिंग एट दिस वी यूज्ड टू डिफाइन कूलम्बिक बैरियर। हम कूलम्बिक बैरियर डिफाइन करते हैं। नाउ हाउ डू वी डिफाइन कूलम्बिक बैरियर? It's the minimum energy needed for the bombarded particle to initiate artificial radioactivity. इस फिनोमेना के लिए मिनिमम एनर्जी जो न्यूट्रॉन की होनी चाहिए, that is Coulombic barrier. Coulombic barrier is minimum energy needed for the bombarded particle, minimum energy needed with the bombarded particle in order to initiate artificial radioactivity. Its minimum kinetic energy needed with the bombarded foreign particle to initiate artificial radioactivity. मैं सिर्फ डेफिनेशन ही नहीं लिखता हूं,
इसी समय इसे कैलकुलेट करके भी दिखाता हूं। जो अभी अभी मैंने एक फिनोमेना लिखा, जो समझाया, ऑक्सीजन बॉम्बार्डेड विद ड्यूटेरियम, इस केस में कूलम्बिक बैरियर इसी समय कैलकुलेट करके दिखाता हूं इस फिनोमेना के लिए, व्हेन ऑक्सीजन इज बॉम्बार्डेड विथ प्रोटॉन। अब सबसे पहले मैं कहता हूं इस कूलम्बिक बैरियर को कैलकुलेट करने के लिए, लेट मी इरेज दिस, मैंने यह चीज बता दी, समझा भी दी, लिखवा भी दी, अब कूलम्बिक बैरियर समझा रहा हूं। सबसे पहले मैं रेडियस ऑफ ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट कर सकता हूं, रेडियस ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियाई कैलकुलेट कर सकता हूं। रेडियस ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियाई इज R0 a to the power 1/3. So radius of oxygen nuclei is R0 की जगह 1.1 into 10 to the power -15 मीटर, A की जगह 16 to the power 1/3. This is the radius of oxygen nuclei. ऑक्सीजन न्यूक्लियाई का यह रेडियस है। अब हमें किसी भी तरह से ड्यूटेरियम को जब इससे टच करवाना है तो फाइनली जो पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए, दैट इज 1/4πε0 Q1 Q2/R। तो पोटेंशियल एनर्जी जो फाइनली होनी चाहिए जब यह ड्यूटेरियम इस ऑक्सीजन न्यूक्लियस से ठीक टच करेगा, दैट शुड बी 9 into 10 to the power 9। Q1 की जगह मैं लिखता हूं 8e 1.6 into 10 to the power -19। Q2 की जगह मैं लिखता हूं सिंपल E, और R की जगह मैं लिखूंगा 1.1 into 10 to the power -15 into 16 to the power 1/3, 10 much joules। या फिर मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख सकता हूं। दिस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ई जूल्स को मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दूंगा, और इधर होएगा 9 into 8 upon 1.1 into 2 into 2 to the power 1/3 into 10 की पावर something, that is this 10 to the power minus 10 to the power 9, 10 to the power -10, 10 to the power 5, 10 to the power 5 electron volt. This is the potential energy, final potential energy in electron volt, और final kinetic energy इस पॉइंट तक आते आते ड्यूटेरियम भले ही रेस्ट पर आ जाए, this final kinetic energy must be greater than equal to 0। हम कहते हैं यह फाइनल कंडीशन होनी चाहिए इस ड्यूटेरियम के पास जब यह इससे ठीक टकराएगा, और यदि ऐसा हो गया तो आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी इनिशिएट हो जाएगी। रेडियस ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियाई, अच्छी तरह से आपको यह एक्सप्रेशन सबसे पहले लेक्चर में बताया था मैंने, यह हमने लिख दिया एक्सप्रेशन। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यह कूलम्बिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इसी तरह से लिखी जाती है। 1/4πε0 Q1 Q2/R, 1/4πε0 की वैल्यू लिख दी, Q1 लिख दिया, Q2 की जगह मैंने E ही लिखा है, क्योंकि फाइनली जो E जूल्स है इसको मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दूंगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E जूल्स इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और R की जगह यह रेडियस की वैल्यू लिख दी। अब इसको मैंने 9, 8 और 1.6 ऐसा कैसे ही रहेगा, 9, 8 और 1.6, 9 into 8 into 1.6 ऐसा कैसे रहा, नीचे 1.1 और 16 to the power 1/3, इसको मैं लिख दूंगा 8 into 2 to the power 1/3, और 8 to the power 1/3 होता है 2 into 2 to the power 1/3, और यह मैंने 10 की पावर 5 कैलकुलेट करके देख दिया। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज 0।
हमने इस ड्यूटेरियम को इनफाइनाइट से प्रोजेक्ट करा है। जब हम इनफाइनाइट से प्रोजेक्ट करेंगे तब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर दो चार्जेस यदि सेपरेटेड हो तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी होती है 0 और इसकी इनिशियली कुछ काइनेटिक एनर्जी है। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, जब तक यह ड्यूटेरियम न्यूक्लियई से बाहर है तब तक न्यूक्लियर फोर्सेस का तो कोई रोल है ही नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सिर्फ कूलम्बिक फोर्सेस का रोल है। तो वही हम लिख रहे हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। हम कहते हैं द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी सो दैट दिस प्रोटॉन और दिस ड्यूटेरियम वुड इनिशिएट रेडियो एक्टिविटी। मिनिमम कंडीशन के लिए मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 रख देता हूं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यदि यह ठीक 0 हुई तब भी इनिशिएट हो जाएगा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी मैंने 0 रख दिया और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है 9 इंटू 8 इंटू 1.6 अपॉन 1.1 इंटू 2 इंटू 2 टू द पावर 1/3 और इंटू 10 की पावर 5 जो है मैं 9 इंटू 8 को 72 कर देता हूं और 72 को 7.2 लिख देता हूं। 7.2 इंटू 10 टू द पावर 1, तो इस तरह से 10 टू द पावर 6 EV हो जाएगा। मैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाह रहा हूं। दिस इज इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को हम कहेंगे कूलम्बिक बैरियर। यह हो जाएगा कूलम्बिक बैरियर। दिस इज द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी टू इनिशिएट artificial radioactivity. This Coulombic barrier or the initial kinetic energy, the minimum value is this 7.2 into 1.6 upon 2.2 into 2 to the power 1/3 mega electron volt. This is the minimum kinetic energy or the minimum Coulombic barrier to initiate this reaction. It's in the range of mega electron volt. मैं कह दूं this is in the range greater than 1 mega electron volt and it's huge energy. हम कहते हैं यह जो ड्यूटेरियम है इसके पास काफी अच्छी खासी एनर्जी होनी चाहिए, काफी अच्छी खासी वेलोसिटी होनी चाहिए, इसको फास्ट होना चाहिए। इस तरह से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल फास्ट होने चाहिए, जबकि न्यूट्रॉन के लिए हम कहेंगे कि कूलम्बिक बैरियर इज 0। न्यूट्रॉन स्लो भी चलेगा। 0 काइनेटिक एनर्जी, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी के साथ आता हुआ न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियई से टच कर जाएगा, न्यूक्लियई के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी को इनिशिएट कर देगा, इंड्यूस कर देगा। अब यह सारी बातों को पहले आप नोट डाउन कीजिए। हम यदि समझ लें तो बहुत अच्छी बात है कि किस तरह से रेडियस कैलकुलेट करा, कंसेप्ट देख लें। यह कैलकुलेशन करना हमको आना चाहिए, यूनिट्स का कन्वर्जन हमें आना चाहिए, रेडियस के लिए एक्सप्रेशन हमें पता है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन पता है। इधर जो हमने ई जूल्स जिस तरह से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर लिख दिया हमें पता होना चाहिए। ई जूल्स इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमें पता होना चाहिए। और फिर यह 8 16 टू द पावर 1/3 को हमने किस तरह से लिखा है, 2 इंटू 2 टू द पावर 1/3 और फिर 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दिया, प्रॉपरली उसको कैलकुलेट करके लिख दिया। इस तरह से हम कूलम्बिक बैरियर को डिफाइन करते हैं, इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। प्लीज नोट इट डाउन। अब मैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के बारे में अगली बात बताऊंगा।